Hello everyone, I am Zeba Afreen. Welcome to my channel Study with Passion. फ्रेंड्स, ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखा, स्पेशली पुर्तगीज के बारे में जाने। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाए। इस लेक्चर में हम डच और ब्रिटिश के बारे में जानेंगे। समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आए तो भी कीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुई। डच नीदरलैंड और हॉलैंड के रहने वाले थे। डच 1595 टू 96 में पहला डच अभियान कार्नेलिस हॉटमैन ने शुरू किया था। तो भारत आने वाले पहले डच यात्री कार्नेलिस हॉटमैन थे। डच पहले पूर्व एशिया के साइड आते हैं, इधर यूरोप से इधर पूर्व एशिया साइड आते हैं। पूर्व एशिया में भी स्पेशली इंडोनेशिया आते हैं, जहां वो मसालों का व्यापार करते हैं। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड होता है, तो इसलिए मसालों की बहुत डिमांड हुआ करती थी, जिसे वो चिकन और मटन पे लगा के खाते थे। फिर 1602 में डच के डिफरेंट कंपनियों को मिला के मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाई जाती है, जिसको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड नाम दिया गया था। इसके बाद डच अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं 1605 में। इससे हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार पहले उसे जाके देख ले। 1610 में डच अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं पुलिकट में, जो चंद्रगिरी के राजा के साथ मिलके। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश का एक शहर है, चित्तूर जिले का एक शहर है। तो वहीं के राजा से समझौता करके यहाँ पे पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं और अपना हेडक्वार्टर भी पुलिकट में ही बनाते हैं। डचों के गोल्ड कॉइन को पैगोडा कहा जाता था। पैगोडा उनकी करेंसी थी और इस गोल्ड कॉइन को ढालने का काम भी डच यहाँ पे पुलिकट में ही करते हैं, जो डचों की हेडक्वार्टर हुआ करती थी। तो यहाँ से हो गया 2 पॉइंट कि 1610 में डच अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं, तो पुलिकट में बनाते हैं। किससे समझौता करके बनाते हैं, तो चंद्रगिरी के राजा के साथ, और वहीं पे अपना हेडक्वार्टर भी बनाते हैं। और डचों के गोल्ड कॉइन पैगोडा को ढालने का काम भी पुलिकट में किया जाता है। उसके बाद 1627 में डच बंगाल में फर्स्ट डच फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, पीपली में। मेनली बंगाल में एक गांव है पीपली, तो वहीं पे की जाती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूछे कि डच की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, तो उसका आंसर होगा मसूलीपट्टनम, जो उन्होंने 1605 में बनाई थी। लेकिन अगर पूछे बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, अगर ध्यान रखिएगा बंगाल में डचों की फैक्ट्री कहाँ थी, तो उसका आंसर होगा पीपली में, जो उन्होंने 1627 में बनाई थी। फिर 1653 में डच अपनी कोठी चिंसुरा में बनाते हैं, और जिसको गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली चिंसुरा पश्चिम बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, नगर पालिका है। तो वहीं पे डच अपनी दूसरी फैक्ट्री मतलब कोठी बनाते हैं। उसके बाद 1664 में जो उस टाइम मुगल बादशाह थे औरंगजेब, वो डचों को 3.5% एनुअल टैक्स के बदले बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने की परमिशन दे देते हैं। तो एक बार फिर से लर्न कर लेते हैं कि 1664 में औरंगजेब, जो उस टाइम मुगल बादशाह थे, वो डचों को 3.5%
एनुअल टैक्स लेके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद 1690 में डच अपना हेडक्वार्टर नागपट्टनम में ले जाते हैं पुलिकट से ट्रांसफर करके। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 1610 में डच पुलिकट में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, जो 1690 में चेंज करके नागपट्टनम ले जाते हैं। और फिर 1759 में डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच एक युद्ध होता है, जिसको बेदरा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में डच बुरी तरह हार जाते हैं। इस बेदरा के युद्ध का मेन रीजन था कलकत्ता, जो उस टाइम कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। तो वहां से कुछ मील दूर चिंसुरा के रहने वाले डच अंग्रेजों को वहां से भगाना चाहते हैं। तो यही रीजन था कि 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बेदरा के युद्ध के टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। इससे यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया भी है कि 1759 में जब बेदरा का युद्ध हुआ था तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्षों के लिए यूरोपीय देशों में व्यापार करने की परमिशन दी जाती। धीरे धीरे ये टाइम पीरियड को बढ़ाया जाता रहा, लेकिन उस टाइम में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हुआ करता था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि उस टाइम जब अंग्रेज भारत आए तो मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर का कार्यकाल 1556 टू 1605 है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उस टाइम में मुगल शासक कौन था? अकबर थे मुगल शासक, जो 1565 टू 1605 तक सत्ता पे रहे थे। उसके बाद 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और उत्तराधिकारी बनाया जाता है जेम्स प्रथम को। जेम्स प्रथम अपने राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार भेजते हैं अकबर के नाम फरमान लेके, लेकिन तब तक अकबर की डेथ हो चुकी होती है 1605 में और सत्ता पे रहते हैं जहांगीर। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? तो वो आया जहांगीर के दरबार में, लेकिन किसके नाम फरमान लेके आया? तो वो आया था अकबर के नाम फरमान लेके। किसका फरमान लेके आया था? तो वो जेम्स प्रथम का फरमान लेके आया था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो उसका आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। अगर पूछा जाए कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो होगा वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 को आए थे कालीकट बंदरगाह पे। लेकिन अगर पूछे कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है, तो होगा कैप्टन हॉकिंस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद 1608 में वो अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाते हैं, जिसका काम 1613 में जाके पूरा हो पाता है। और इसी बीच अंग्रेज 1611 में अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बना लेते हैं। इसको कई बार मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपनी दूसरी फैक्ट्री बना लेते हैं। अगर क्वेश्चन में रहे अंग्रेज की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो आंसर होगा सूरत, जो 1608 में बनाए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि तैयार होने वाली अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन थी, तो उसका आंसर होगा मसूलीपट्टनम, जो उन्होंने 1611 में बनाई थी। 1615 में जेम्स प्रथम अपने दूसरे दूत के रूप में सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार भेजते हैं। तो दूत के से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गया। पहले दूत थे कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में आए थे, और दूसरे दूत थे सर थॉमस रो, जो 1615 में भारत आए।
1615 में भारत आते हैं और 1619 तक जहांगीर के दरबार में रुकते हैं। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये गोल्डन फरमान आखिर था क्या? तो इस गोल्डन फरमान के तहत गोलकुंडा राज्य जो साउथ इंडिया में पड़ता है, वहां के बंदरगाहों में व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन उसके बदले 500 पैगोडा एनुअल टैक्स लगता है। अंग्रेजों को 500 मतलब पैगोडा एनुअल टैक्स के रूप में देना पड़ता है। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। 1639 में अंग्रेज ने एक किलेबंद कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। इस किलेबंद कोठी के लिए अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से, जो चंद्रगिरी के राजा थे फ्रांसिस डे, उनसे मद्रास को पट्टे पे मतलब किराए पे लिया था। तो जब फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ होता है? तो ये मद्रास में बनता है। कब बनता है? तो 1639 में होता है। और किससे लेता है किराए में? किराए पे तो फ्रांसिस डे से, जो चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे लेता है। फिर 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का विवाह होता है, जिसमें पुर्तगीज चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बम्बई होगा, पहले मुंबई को बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई को दहेज में दे देते हैं। लेकिन चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराया लेके ब्रिटिश कंपनियों को मुंबई दे देते हैं व्यापार करने के लिए। और 1687 में अंग्रेज उसको बम्बई को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं, जो पहले सूरत में हुआ करता था, तो वहाँ से सूरत से हटा के मुंबई ले जाते हैं। तो स्लाइड को एक बार फिर से देख लेते हैं। 1639 में अंग्रेजों ने पहली कोठी बनाई जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में बनाते हैं। और फिर 1661 में अंग्रेज अपनी मतलब अंग्रेज के चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन से होता है, और जिसमें पुर्तगीज ने बम्बई दे देते हैं उसको, चार्ल्स द्वितीय को। जो चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराया लेके 1668 में अंग्रेजों को दे देते हैं व्यापार करने के लिए। और उसके बाद फिर 1687 में अंग्रेज वहाँ पे मुंबई में अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं, जो पहले सूरत में रहता है। अब देखते हैं कि उस टाइम में मुगल बादशाह औरंगजेब थे, जिससे अंग्रेजों का संबंध खराब हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज वहाँ पे हुगली को लूट लेते हैं। 1687 में हुगली को लूट लेते हैं और साथ ही पश्चिमी भारत के समुद्री तट पर मुगल के जहाज पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद अंग्रेज और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज को हार का सामना करना पड़ जाता है और फिर हुगली छोड़ के भागना पड़ जाता है। आगे देखते हैं कि कुछ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के बारे में। उससे पहले ये कुछ इम्पोर्टेंट है थोड़ा थोड़ा। 1698 में बंगाल के सूबेदार थे अजीमुशान, वो 3 गांव दे देते हैं, जो 3 गांव की ज़मीन दे देते हैं अंग्रेज़ों को, और जिसके बदले वो 1200 रुपये देने पड़ते उनको। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी देख लीजिए एक बार। और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के बारे में देखते हैं यहाँ से। तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को हम एक चार्ट पे समझ लेते हैं। यहाँ ये हो गया साउथ इंडिया, इधर हो गया बम्बई जो अंग्रेज़ों को दहेज में मिला था, और ये इधर है मद्रास। मद्रास को ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश अपना कब्जा जमा चुके थे पहले से। और इधर है बंगाल का कलकत्ता, ये वो जगह है जहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी प्रेसिडेंसी बनाई थी। भारत में ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी हुए थे। पहला था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और दूसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरा था बम्बई प्रेसिडेंसी, जिसमें सबसे पहला प्रेसिडेंसी था कलकत्ता। कलकत्ता में ही अपनी पहली प्रेसिडेंसी बनाए थे। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि ब्रिटिश की टोटल 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता में बनाए थे, और दूसरी प्रेसिडेंसी मद्रास में बनाए थे, और लास्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी।
बम्बई उन लोगों को दहेज में मिला था। अब देखते हैं उनके कुछ किले के बारे में। ये किले भी प्रेसिडेंसी के पास ही बनाए थे। पहला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में बनाए थे। दूसरा है फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता में बनाए थे। और तीसरा है फोर्ट लुई, जो पांडिचेरी में बनाए थे। और मुगल बादशाह, आगे अब देख लेते हैं। मुगल बादशाह रहते हैं फर्रुखशियर, जिसका कार्यकाल रहता है 1713 से 1719। और 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान जारी करते हैं, जिसके तहत कंपनी को कुछ फैसिलिटीज दी जाती है। आगे इन फैसिलिटीज को देख लेते हैं। 300 एनुअल टैक्स लेके उनको, ब्रिटिश को, बंगाल में व्यापार करने की छूट मिल जाती है। और 10,000 वार्षिक कर लेके, एनुअल टैक्स लेके, सूरत में बाकी सारी करों से उनको मुक्ति दे दी जाती है। बाकी और कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, बस 10,000 रुपये उनको साल में देने होते हैं। और उसके बाद सूरत में वो आराम से अपना व्यापार चला सकते थे। और फिर बम्बई में जो सिक्के ढाले थे, कंपनी के द्वारा जो सिक्के ढाले गए थे, वो पूरे मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दी जाती है। और इन्हीं को, यही फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या था और मैग्ना कार्टा किसने जारी किया। तो मैग्ना कार्टा जारी नहीं किया था, मतलब फर्रुखशियर ने जो शाही फरमान दिया था 1717 में, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो शाही फरमान को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। शाही फरमान में पहला था कि जिसमें 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में उनको व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई थी। और 10,000 वार्षिक कर के बदले कंपनी सूरत में अच्छे से व्यापार कर सकते थे बिना किसी दूसरे टैक्स के। और बम्बई में जो सिक्के ढाले थे, वो पूरे मुगल राज्य में चलने की परमिशन दे देते हैं। इनको ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रांसीसी और कर्नाटक के युद्ध के बारे में देखेंगे। कर्नाटक युद्ध मेनली अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होता है, जिसको हम अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।